राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में भी हम लोग डिफेंस और फॉरेन अफेयर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। आप वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहली खबर हम लोग रफाल फाइटर जेट को लेकर कर ले, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने यूरोप के विजिट पर निकल चुके हैं, जिसमें वो फ्रांस भी जाएंगे। फ्रांस में हम सभी जानते हैं कि G7 का समिट होना है। इसी के लिए इमैनुअल मैक्रो के द्वारा स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्वाइट किया गया। इसी वजह से रफाल फाइटर जेट को लेकर काफी कुछ चीजें देखने सुनने के लिए मिल रही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत की तरफ से प्रक्रियाएं काफी तेज कर दी गई हैं और हमारी अंततः एक ही डिमांड रहेगी कि देखिए, हम लोग इसमें इंटीग्रेशन करना चाहेंगे हमारे स्वदेशी वेपन पैकेज का, जिसके लिए हमें संपूर्ण राइट वगैरह दिए जाए। अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा भारत को काफी कुछ सहूलतें देने के लिए यहाँ पर मन बना लिया है। जी हाँ, बताया तो ये जा रहा है कि भारत फ्रांस के बीच में इसमें अपग्रेडेड सैटेलाइट लिंक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के साथ जुड़ने को लेकर सहमति बन गई है। इससे होगा ये कि आपके पायलट को काफी अच्छी सिचुएशनल अवेयरनेस मिलेगी, जिससे उसकी डिसीजन मेकिंग क्षमता और ज्यादा उन्नत होगी, जिनके चलते युद्ध में आपको एक बड़ा एज मिल सकता है। आपकी क्षमताएं बढ़ेगी और आप ज्यादा सटीकता से अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो इसमें बताया ये जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा रफाल विमानों को लेकर कई तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान ये हमें देने के लिए तैयार है और साथ ही भारतीय हथियारों के इंटीग्रेशन वगैरह को लेकर भी ये लोग सहमति भारत को दे चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। लेकिन इसके साथ साथ फ्रांस की तरफ से यह भी दोहराया गया है कि भारत के साथ हम लोग रक्षा संबंधों को केवल ग्राहक और आपूर्तिकर्ता तक, यानी बायर और सेलर तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि भारत के साथ हमारे संबंध लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में देखना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली फ्रांस को भी पता है कि भारत के साथ मिलजुल कर रहा जाए, इसमें उसका भी फायदा है। अगर डिफेंस की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कस्टमर्स में से एक रहा है। आजकल हम लोग कुछ वेपन्स कम जरूर खरीद रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया काफी तेजी से चल रहा है। भारत में ही विदेशी वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं। हमारे खुद के भी कई सारे इंडिजिनस वेपन्स अब सर्विस में आ चुके हैं, जिसके चलते हम लोगों ने इम्पोर्ट बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी भारत के पीछे काफी खतरे पड़े हुए हैं, जिनके निवारण के लिए आने वाले कई दशकों तक भारत को ढेरों हथियारों की आवश्यकता होगी। मैंने आपको बता ही दिया था कि भारत की तरफ से औपचारिक अनुरोध, जिसे कि LOR कहा जाता है, ये हम लोगों ने भेज ही दिया था। और इस LOR के तहत भारत के द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि देखिए, हथियारों के इंटीग्रेशन, डेटा लिंक सिस्टम, डिजिटल नेटवर्किंग, इन सभी क्षमताओं को लेकर कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा। ये तो चाहिए ही चाहिए भाई हमें। तो इन्हीं को लेकर फाइनली बताया ये जा रहा है कि अब भारत और फ्रांस के बीच में बातचीत बन गई है। 50 से लेकर 60% तक का इंडिजिनाइजेशन भी आप फाइटर जेट का कर सकते हैं। डेफिनेटली शुरुआत में ये कम होगा, धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ती जाएगी और अंततः 55 से लेकर 60% तक का इसका इंडिजिनाइजेशन हम लोग कर पाएंगे। इसकी MRO फैसिलिटी भी बाद में हमारे पास होगी ही होगी, क्योंकि 114 विमान तो यही हो गए। इसके अलावा 26 नौसेना के लिए रफाल M लिए गए हैं, 36 पहले लिए गए थे एयरफोर्स के लिए। तो मिला जुला कर हमारा जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज अब हमें मिलनी ही मिलनी है। और रिपोर्ट में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो 114 रफाल विमान होंगे, इसमें आप भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन बाकायदा कर पाएंगे। डसॉल्ट एविएशन आपको एक सिक्योर डेटा लिंक भी प्रदान करेगा, जिससे रफाल जेट भारतीय रडार, सेंसर्स और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट हो पाएगा। अब आपको और क्या चाहिए होगा? इन्हीं सारी चीजों को लेकर संशय था हमें, और हमारे इस संशय का निवारण इस रिपोर्ट में कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई और तरह की बातें इस रिपोर्ट में बताई गई है, जैसे कि बाद में हम लोग हमारे पुराने 36 विमानों को भी F3R से F4 स्टैंडर्ड तक अपग्रेड कर पाएंगे। इसके लिए भी फ्रांस प्रतिबद्ध रहेगा। साथ ही जो हमारे नए 114 रफाल विमान होंगे, ये यहाँ पर भारत की मंशा ये है कि ये रफाल F4 और F5 का मिश्रण टाइप का कुछ हो। यानी F5 अभी तक तैयार नहीं है रफाल का, लेकिन जितनी चीजें आपने तैयार कर ली भैया, उनका तो इस्तेमाल करके हमें दीजिए। तो 4 और 5 दोनों का एक मिला जुला सा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा विद इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कैपेबिलिटीज कैसी होंगी इसके बाद। लेकिन इसी के साथ में दूसरी सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर को लेकर अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। रेफरेंस के तौर पर राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है ऑफिशियली हमारे इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा को। जी हाँ, कुशा के तहत हम सभी जानते हैं कि एक तरह का इसे आप S-400 और F-500 का सप्लीमेंट कह दीजिए, जो कि स्वदेशी स्तर पर हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें 3 मिसाइल्स होंगी। पहली मिसाइल होगी M1, जिसकी रेंज हम सभी जानते हैं कि 150 किलोमीटर के आसपास होगी। दूसरी जो मिसाइल होगी उसकी रेंज बताई जा रही है 250 किलोमीटर के आसपास, और जो तीसरी M3 मिसाइल होगी उसकी रेंज बताई जाती है 350 से लेकर 400 किलोमीटर और 500 किलोमीटर इसकी डिटेक्शन क्षमता होगी। यानी इसके रडार सिस्टम काफी लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट करके आपको टारगेट
टारगेट्स को बता देंगे। कहने का मतलब वो जो S-400 को लेकर हम लोग कहते थे, वो इसके साथ भी कह पाएंगे कि देखिए पाकिस्तानी फाइटर जेट जैसे ही टेक ऑफ करेंगे वो हमारी नजरों में आ जाएंगे। ये रडार्स इतने पावरफुल होंगे कि ये इन्हें देख पाएंगे। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि देखिए इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अनाउंस करके इसका अनावरण कर दिया गया है। यहाँ पर आप ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि आज इसे लॉन्च किया गया है मतलब बनना ये आज से शुरू होगा, नहीं। इसके ऊपर काफी लंबे समय से काम किया जा रहा है। इसकी डिजाइन वगैरह काफी पहले ही तैयार हो रखे हैं। कई तरह के सब सिस्टम्स तो ऑलरेडी हमारे पास थे। इवन M1 मिसाइल तो बनकर ऑलरेडी तैयार है, उसके टेस्ट भी इसी समय होने हैं। तो कभी भी आने वाले समय में उसके टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। इवन जब लास्ट BMD का टेस्ट हुआ था उस दिन भी मैंने आपको इंडिकेशन दिया था कि देखिए ये लोग सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बता रहे हैं कि भारत अग्नि 6 का परीक्षण कर सकता है, लेकिन संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही है कि प्रोजेक्ट कुशा की M1 मिसाइल का परीक्षण हो। हालांकि M1 का नहीं हुआ, वो BMD की एड-1 एड-2 का हुआ। बात वही है कि इंटरसेप्टर मिसाइल का ही यहाँ पर परीक्षण हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा की M1 मिसाइल का भी समय आ चुका है। इसे ऑफिशियली लॉन्च करना यानी एक रिकॉग्निशन देना हो सकता है इस पूरे प्रोजेक्ट को, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अब हमारा प्रोजेक्ट और भी ज्यादा तेजी से और सुचारू रूप से चलता रहेगा और हम सभी जानते हैं कि इस साल M1 टेस्ट होगी, अगले साल M2 होगी और वर्ष 2028 में M3 भी टेस्ट हो जाएगी, जिसके बाद वर्ष 2030 तक हम लोग इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके बाद इसकी डिप्लॉयमेंट वगैरह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और ये प्रोजेक्ट कुशा भी एक हिस्सा होगा हमारे सुदर्शन चक्र परियोजना का, जिसके तहत भारत को मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल मिठाई खाने लायक है। अब अगली और सबसे महत्वपूर्ण खबर की अगर बात की जाए तो ये निकल कर आ रही है अमेरिका से। जी हाँ, व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फ्रांस के अंदर एक बायलैटरल टॉक होने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है, बिल्कुल G7 के समानांतर। और ये इस समय भारत के लिए और अमेरिका के लिए भी इवन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ पर अमेरिका की कुछ कंडीशंस होंगी जिन्हें वो मनवाने की कोशिश करेगा। एक तो यही कि देखिए आप हमसे ट्रेड डील कर लीजिए हमारी कंडीशंस पर, साथ ही रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए वगैरह वगैरह, और भी कुछ चीजों को लेकर छोटी मोटी कंडीशंस डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के सामने रखी जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं दिखाई देता। देखिए मैं आपको काफी लंबे समय से बता रहा हूँ कि अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, स्पेशली यहाँ पर आप सोयाबीन और कॉर्न को ले लीजिए, ये चाइना बड़ी मात्रा में खरीदा करता था। चाइना की बहुत बड़ी डिमांड है सोयाबीन को लेकर स्पेशली, और वो बिना सोचे समझे अमेरिका से ढेरों खरीदा करता था। लेकिन चाइना ने चूंकि बंद कर दिया है, चाइना अब दूसरे देशों की तरफ पहुंच चुका है। उसने ब्राजील के साथ एक डील कर ली है जहां पर चाइना खुद इन्वेस्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के लिए सोयाबीन वगैरह प्रोड्यूस करवाएगा। तो इसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट अमेरिका के किसानों के ऊपर पड़ा है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हमारे किसानों को बिल्कुल वैसा ही मार्केट मिल जाए जो कि चाइना किसी जमाने में हुआ करता था, और चाइना का अल्टरनेटिव एकमात्र भारत ही बचता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन भारत के पास अपने खुद की जरूरत के लिए ये सारी चीजें हैं, और हमारी फूड सिक्योरिटी चूंकि इससे जुड़ी हुई है, तो हम हमारी फूड सिक्योरिटी को एक ऐसे देश के ऊपर कभी थोपना नहीं चाहेंगे जिसकी पॉलिसीज इतनी ज्यादा चेंज होती रहती है। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि अमेरिका के द्वारा कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की गई है कि वो बिल्कुल भी ट्रस्टेबल रहा ही नहीं है। न केवल भारत बल्कि उसके दूसरे एलाइज भी इस समय अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम हमारी फूड सिक्योरिटी वगैरह को उसके ऊपर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो फ्रिक्शन पॉइंट यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन पास्ट में जैसा कि मैं आपको एक सॉल्यूशन बता चुका हूँ, वो जरूर यहाँ पर अपनाने की आवश्यकता है, और वो क्या है? वो होगी कॉर्न को लेकर। देखिए मैंने आपको बताया था कि भारत अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कुछ कॉर्न विदेशों से इंपोर्ट करता है। इवन हम लोग यूक्रेन से भी इंपोर्ट करते हैं। कारण क्या है? भारत के लिए खाने पीने के लिए जितना कॉर्न वगैरह चाहिए, जानवरों के लिए जो चाहिए, वो तो ऑलरेडी हमारे पास हो जाता है। लेकिन एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हमें ज्यादा मात्रा में कॉर्न की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए कुछ देशों से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर अमेरिका का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, जिसे हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल हम लोग इथेनॉल बनाने में तो कर ही सकते हैं। तो इसको लेकर कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ता निकालने की जरूरत है। थोड़ा बहुत हमें भी ऊपर नीचे होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी इस प्रगति में किसी भी प्रकार का कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह आए। रही बात रशियन ऑयल की, तो देखिए वो तो संभव है ही नहीं, क्योंकि हम लोग हमारी ऑयल सिक्योरिटी को भी फूड सिक्योरिटी की तरह ऐसी ताक पर नहीं रख सकते। भारत डेफिनेटली इसके लिए मना कर जाएगा, और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं निश्चित तौर पर अमेरिका काफी चिंतित होगा। क्योंकि जब भी ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि देखिए भारत ने तो रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया, अगले महीने रिपोर्ट आ जाती है कि भारत ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की खरीद
खरीद जो रशियन क्रूड ऑयल की हुआ करती थी उसमें 38% की वृद्धि हुई। लेकिन इसी के साथ साथ भारत यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी क्लियर बातें करना चाहेगा कि देखिए, अमेरिका जिसकी की प्रतिबद्धता रही है शुरुआत से लेकर अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो नेविगेशन को हमेशा फ्री रखना चाहता है। आप हॉर्मुज को ही नहीं बल्कि इसके बजाय सुएज कैनाल वगैरह को देख लीजिए, पनामा देख लीजिए या फिर साउथ चाइना सी वाले इलाके को देख लीजिए, यहाँ पर हमेशा ये फ्री नेविगेशन चाहते हैं। आवागमन में, व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इस बात को अमेरिका हमेशा इंश्योर करता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इनकी पॉलिसीज अचानक चेंज हो गई और यहाँ पर ईरान के बाद खुद इन्होंने ही ब्लॉकेट कर दिया, जिससे कि काफी दिक्कतें आ रही है। तो इसको लेकर भारत खुलवाने का प्रयास करेगा। निश्चित तौर पर भारत के लिए जो इंजन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे तेजस परियोजना के लिए, उसकी डिमांड करेगा कि जल्द से जल्द आप हमें F404 इंजन की डिलीवरी शुरू कीजिए, F414 को लेकर आगे बात बढ़ाइए और ये आलतू फालतू के जो टैरिफ्स वगैरह लगा कर रखे हैं इनका कोई ना कोई निवारण करिए। तो कहने का मतलब ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसको लेकर काफी ज्यादा प्रतीक्षारत हूँ मैं भी आपकी तरह। जब भी कोई खबर निकल कर आएगी मैं आपको समय पर वीडियो बनाकर दे दूंगा। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।